नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वाला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं मालवा रियासत की राजमाता अहिल्याबाई होलकर की कहानी का छठा एपिसोड। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि राजमाता अहिल्याबाई अपने राज्य की प्रजा और राज्य के क्षेत्रों को लेकर कुछ तर्कसंगत निर्णय करती है। साथ ही एक तरफ अहिल्याबाई मालवा क्षेत्र में शांति स्थापित करने में सफल होती है, तो दूसरी तरफ मालवा रियासत पर अपना आधिपत्य कायम करने की नियत से सातारा के पेशवा रघुनाथ राव मालवा पर आक्रमण करने की योजना के साथ मालवा पहुंच जाते हैं। इस खबर से राजमाता अहिल्याबाई खुद एक सामान्य सैनिक की तरह रघुनाथ राव से टकराने का निर्णय करती है। अब आगे। पेशवा रघुनाथ राव की सेना मालवा से कुछ कोस की दूरी पर थी। मालवा पर आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था। ऐसा नहीं था कि मालवा की सेना पेशवा रघुनाथ राव की सेना से युद्ध करने में सक्षम नहीं थी, लेकिन राजमाता अहिल्याबाई युद्ध के बाद होने वाले परिणामों से बेहद ही अच्छे से वाकिफ थी, क्योंकि अहिल्याबाई ने अपने जीवन में बहुत सारे युद्ध देखे थे। युद्ध के बाद सबसे ज्यादा असर राज्य की प्रजा पर पड़ता है, और अहिल्याबाई बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उनके राज्य की प्रजा इस युद्ध से होने वाले नुकसान को भुगते। इसी के चलते राजमाता अहिल्याबाई ने एक तरकीब सोची और युद्ध से पहले पेशवा रघुनाथ राव को एक पत्र लिखा, और अपना पत्र अहिल्याबाई ने एक युद्ध के हाथों रघुनाथ राव तक पहुंचा दिया। दूसरी तरफ अहिल्याबाई का पत्र पेशवा रघुनाथ राव तक पहुंचा तो पत्र पढ़ने से पहले ही रघुनाथ राव ने अपने मंत्रियों के सामने अहिल्याबाई का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे सुन रहे हो, अहिल्याबाई ने संदेशा भिजवाया है। लगता है राजमाता ने युद्ध के डर से घुटने टेक दिए। इतना कहने के बाद पेशवा रघुनाथ राव ने अपने राज्य के मंत्री से ऊंची आवाज में कहा, मंत्री जी, अहिल्याबाई का पत्र सबके सामने बुलंद आवाज में पढ़ा जाए, जिससे सबको लगे कि पेशवा रघुनाथ राव की आन बान और शान क्या है। पढ़ो मंत्री जी, पढ़ो। पेशवा रघुनाथ राव के कहने पर मंत्री ने ऊंची आवाज में अहिल्याबाई का लिखा हुआ पत्र पढ़ना शुरू किया। राघोबा, आप जो सपना लेकर सातारा से मालवा आए हैं, आपका वो सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। मेरे पुरखों ने इस राज्य को अपने खून से सींचा है, इसे अपने घर की तरह सुरक्षित रखा है। आज तक ये सुरक्षित है और आगे भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मालवा पर आक्रमण करके आप मालवा को हड़प सकते हैं, तो आपका स्वागत है। मैं खुद मालवा के किले के द्वार खोलती हूं। और एक बात, मालवा की तरफ से कोई भी पुरुष इस युद्ध को नहीं लड़ेगा। मालवा की महिलाओं की भुजाओं में इतनी ताकत है कि वो आपसे टकराने के लिए तैयार हैं। राघोबा, हम नहीं जानते कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। जो भी परिणाम होगा, दोनों तरफ से हार आपकी ही होगी, क्योंकि कल को जब इतिहास लिखा जाएगा तो लोग क्या कहेंगे कि सतारा का पेशवा रघुनाथ राव औरतों से हार गया। और अगर आप जीत भी गए तो लोग तो यही कहेंगे कि सातारा के पेशवा ने एक राज्य को हड़पने की लालच में औरतों से युद्ध किया। आइए राघोबा, मेरी महिला सैनिकों की फौज युद्ध के लिए आपका इंतजार कर रही है। जैसे ही अहिल्याबाई का लिखा हुआ पत्र समाप्त हुआ, पेशवा रघुनाथ राव का मस्तक शर्म से झुक चुका था। अहिल्याबाई का ये पत्र किसी जहरीले तीर की तरह रघुनाथ राव को चुभा था। पत्र पढ़ने के बाद उसी वक्त पेशवा रघुनाथ राव ने अपने कदम पीछे खींच लिए और मालवा पर आक्रमण का इरादा छोड़कर सातारा लौट गए। इस तरह सिर्फ एक पत्र से अहिल्याबाई ने सातारा के पेशवा रघुनाथ राव के खिलाफ एक तरह से युद्ध जीत लिया था। बीतते हुए दिनों के साथ अहिल्याबाई ने अपना ध्यान राज्य के कामों से हटाकर भगवान शिव की भक्ति में लगाया। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि मालवा जैसे समृद्ध प्रदेश की महारानी होने के नाते अहिल्याबाई का रहन सहन, उनके ठाठ बाट और उनका पहनावा किसी राज्य की महारानी जैसा होगा।
लेकिन ऐसा नहीं था। इतिहासकारों ने कई जगह पर लिखा है कि अपने पति खंडेराव की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई को किसी ने कभी सफेद रंग की साड़ी के अलावा किसी दूसरे रंग की पोशाक में नहीं देखा। एक विशाल राज्य की महारानी होने के बावजूद अहिल्याबाई का जीवन बिल्कुल सामान्य नारी जैसा था। जब भी अहिल्याबाई को समय मिलता वो भगवान शिव की आराधना में अपना समय व्यतीत करती थी। भगवान शिव में अहिल्याबाई की आस्था का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब भी राज्य का कोई आदेश जारी किया जाता, अहिल्याबाई अपने हस्ताक्षर की जगह श्री शंकर की आज्ञा लिख देती। दिन बीतते जा रहे थे। अहिल्याबाई के अधीन मालवा प्रदेश की प्रजा सुख और शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी कि इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा तक नहीं था। एक दिन राजमाता अहिल्याबाई के पुत्र मालेराव किसी काम से मालवा से बाहर जा रहे थे। मालेराव बहुत ही जल्दी में थे और उसी दिन वो अपना रथ खुद ही चला रहे थे। मालेराव का रथ तेजी से शहर की सड़क पर आगे बढ़ रहा होता है कि गाय का एक छोटा सा बछड़ा भागते हुए मालेराव के रथ के सामने आ जाता है। रथ की गति इतनी ज्यादा थी कि मालेराव चाहकर भी अपने रथ के घोड़ों को काबू नहीं कर पाए और गाय का बछड़ा रथ के पहिए के नीचे आ गया और वहीं तड़प तड़प कर मर गया। मालेराव ने इस बात को सिर्फ एक हादसा मानकर अपना रथ आगे बढ़ाया और निकल पड़े। दूसरी तरफ दुखी गाय अपने मरे हुए बछड़े के पास पहुंची और वो अपने बछड़े के पास ही बैठकर विलाप करने लगी। राह चलते लोगों ने गाय के बछड़े के शव को वहां से हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ना तो लोग गाय के बछड़े के शव को वहां से हटा पाए, ना ही गाय को। परिणाम ये हुआ कि सड़क के बीच में अपने बछड़े के पास बैठी गाय की वजह से सड़क से गुजरने वाले राहगीरों का वहां से गुजरना मुश्किल हो गया। इस बात की खबर जब राजमाता अहिल्याबाई तक पहुंची तो अहिल्याबाई भागकर उस जगह पर पहुंच गई और सामने का दृश्य देखकर अहिल्याबाई का मन दुखी हो उठा। साथ ही अहिल्याबाई को उस आदमी पर भी क्रोध आने लगा जिसकी वजह से एक मासूम गाय के बछड़े की जान गई थी। राजमाता अहिल्याबाई नहीं जानती थी कि गाय के बछड़े की मृत्यु उनके ही बेटे मालेराव के रथ के पहिए के नीचे कुचलने के कारण हुई है। अहिल्याबाई ने वहां खड़े लोगों से ये जानने का बहुत प्रयास किया कि इस कृत्य का जिम्मेदार कौन है, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो मालेराव का नाम ले। आखिरकार भीड़ में से एक बुजुर्ग महिला हिम्मत करके आगे आई और उसने राजमाता अहिल्याबाई को बताया कि गाय के बछड़े की मौत का कारण उन्हीं का पुत्र मालेराव है। बुजुर्ग महिला की बात सुनते ही राजमाता गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने वहीं खड़े होकर अपने सैनिकों को आदेश देते हुए कहा, ये पाप किसी भी तरह से माफी के लायक नहीं है। मालेराव के हाथों एक गौ हत्या का पाप हुआ है। ये हमारा आदेश है कि अभी इसी वक्त मालेराव को कैद कर लिया जाए और जल्द से जल्द उन पर गौ हत्या का मुकदमा चलाया जाए। राजमाता अहिल्याबाई का आदेश मिलते ही सैनिकों की एक टुकड़ी मालेराव को कैद करने के लिए निकल पड़ी। दोस्तों, कहानी में अब आगे क्या होगा? राजमाता अहिल्याबाई अपने ही पुत्र मालेराव को सजा दे पाएंगी? अगर मालेराव को सजा मिलती है तो वो सजा क्या होगी? क्या राजमाता अहिल्याबाई का एक गाय के बछड़े की हत्या के जुर्म में मालेराव को कैद करना सही था? कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आप बने रहिए मेरे यानी स्टोरी वाला के साथ और इंतजार कीजिए मालवा रियासत की राजमाता अहिल्याबाई होलकर की कहानी के अगले एपिसोड का। तब तक के लिए मुझे यानी स्टोरी वाला को दीजिए इजाजत। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने चाहने वालों तक भी जरूर पहुंचाएं। साथ ही स्टोरी वाला चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जय हिंद।